Hello students, once again you are most welcome to your favorite YouTube channel US Classes. This video is for class 11th maths students or in this video we will be discuss about some operation on sets which is right here. Okay, before going to operation on sets फर्स्ट वी विल सी अ क्वेश्चन विच इज राइट हियर. ओके, यहां पर एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, इसको सबसे पहले हम देखेंगे, उसके बाद हम ऑपरेशन ऑन जो हमने लिखे हुए हैं यहां पर सम ऑपरेशन ऑन सेट्स उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. क्वेश्चन हमारा है कि सेट ए, यहां पर आप देख रहे होंगे मैंने एक सेट ए लिखा हुआ है करली ब्रैकेट में, यहां पे 1,2 फिर उसके अंदर 3, 4 और एक यहां पर 5 और लिखता है. ओके, करली ब्रैकेट दिस एंड ऑन दिस बेसिस वी हैव टू डिसाइड these statement which is correct or which is incorrect. okay, with reason. यहां पर सेट ए आपका दिया गया है, यहां पर मैं दोबारा से इसको लिखता हूं. सेट ए आपका जो है 1,2 3 4 and 5. this is a set and now we have to decided these statements are correct और इनकरेक्ट. ओके, ठीक है ना. तो सबसे पहले ये करेक्ट और इनकरेक्ट बताने से पहले मैं एक बार फिर से कॉन्सेप्ट पर जाता हूं. सेट्स का कॉन्सेप्ट क्या है? सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स लिखे होते हैं, ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा. सेट्स करली अगर हम इसको नहीं लगाते, ठीक है ना, तो ये सेट्स ही नहीं है. पहले तो आपको ध्यान रखना है रोस्टर फॉर्म में. रोस्टर फॉर्म में सेट्स को हमेशा करली ब्रैकेट से इस तरह से क्लोज किया जाता है, ठीक है ना, पहली चीज. दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो सेट्स के अंदर एलिमेंट्स लिखे होते हैं उसके लिए हमेशा बिलोंग्स टू का सिंबल यूज करते हैं. इसको आप ध्यान रखिएगा. सपोज दैट कि हम यहां पर बात कर रहे हैं 1 बिलोंग्स टू ए, ये करेक्ट स्टेटमेंट है. यस, लास्ट लेक्चर में इसके बारे में डिस्कशन हो भी चुका है. और एलिमेंट्स को अगर हम करली ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, देखिए भाई करली ब्रैकेट में क्लोज हो जाए, मैं ये कहना चाह रहा हूं सिर्फ आपसे कि जैसे ही करली ब्रैकेट में हमने इसको क्लोज किया, नाउ इट बिकम्स अ सेट, ये खुद एक सेट बन गया. और सेट्स के लिए कभी भी हम बिलोंग्स टू सिंबल यूज नहीं करते हैं. बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, आप कहिए कि सर ये बिलोंग्स टू ए लिख दें, ये गलत है आपका. नॉट बिलोंग्स टू ए लिखें, ये भी गलत है आपका. बिलोंग्स टू का सिंबल सेट्स के लिए हम यूज नहीं करते. सेट्स के लिए हम हमेशा जो है ना वो सबसेट का सिंबल यूज करते हैं. इसको आपको जो है वो ध्यान रखना है. अगर हम यहां पर 1 सबसेट ऑफ ए लिख दें, दिस इज करेक्ट. इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा सबसेट का है. जो सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो सेट ए के अंदर भी होने चाहिए. आप आसानी से देख सकते हैं यहां पर है. ये लास्ट लेक्चर में सबसेट्स के बारे में हमारा डिस्कशन हो चुका है, तो इसे आपको ध्यान रखना है. ऑन दिस बेसिस, इसी बेसिस पर हम इन स्टेटमेंट को करेक्ट और इनकरेक्ट करने वाले हैं. अब पहला स्टेटमेंट आपका दे रखा है नंबर 1 कि 3,4 इज अ सबसेट ऑफ ए. तो हम देखेंगे सबसे पहले कि अगर ए के सबसेट है तो जो ये 3 और 4 है, ठीक है ना, ये ए के एलिमेंट्स होने चाहिए. तो आप अंदर देखिए कि यहां पे 3,4 जो है वो करली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, डिफरेंस है. अब अगर करली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है तो ये यहां पर इनकरेक्ट हो गया. क्यों इनकरेक्ट हुआ? बिकॉज ये करली ब्रैकेट में 3,4 होगा, वो इसका क्या हो जाएगा? एलिमेंट हो जाएगा. अब करेक्ट किस बेसिस पर हम कर सकते थे अगर ये करली ब्रैकेट नहीं होता? अब ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता, ये करेक्ट हो जाएगा. बट यहां पर करली ब्रैकेट लिखा हुआ है तो इस एज ए सिंगल, मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर इस एज ए सिंगल एलिमेंट ये कंसीडर किया जाएगा. इसको भी आप ध्यान रखिएगा. यानी 3,4 जो 3 और 4 को हम सेपरेट नहीं कर सकते, इसको भी आपको ध्यान रखना है. तो करली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है और ये 3,4 इसका क्या होगा? एलिमेंट होगा. और एलिमेंट के लिए हम सबसेट का सिंबल यूज नहीं करते. तो इस बेसिस पर ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? करेक्ट, इनकरेक्ट हो जाएगा. करेक्ट कब होगा? जब हम यहां पर बिलोंग्स टू का सिंबल लगा देते हैं. अगर ये बिलोंग्स टू है तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएगा. इसको आपको ध्यान रखना है. क्यों हो जाएगा? क्योंकि अब ये इसके अंदर का एलिमेंट है. ये 3,4 पूरा आप यहां से उठाइए, पूरा का पूरा एलिमेंट है और एलिमेंट के लिए बिलोंग्स टू का सिंबल यूज करते हैं. इसको आपको जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है ना. इसको मैं इरेज कर देता हूं, कंफ्यूजन ना हो आपको. तो पहला स्टेटमेंट आपका सबसेट है तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया. सेकंड स्टेटमेंट की हम बात कर रहे हैं 3,4. देखिए जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, ये करेक्ट हो जाएगा आपका. थर्ड स्टेटमेंट की हम बात कर रहे हैं, करली ब्रैकेट में 3,4 और उसके बाद एक ब्रैकेट और लगा दिया है. देखिए ये एलिमेंट था, अंदर ब्रैकेट लगा दिया. अब ये क्या बन गया? आपका सेट बन गया. और सेट के लिए हम बिलोंग्स टू का सिंबल यूज नहीं करते, इसका भी आपको ध्यान रखना है. अब आप देख रहे होंगे यहां पर डबल ब्रैकेट्स यूज हुए हैं. यहां पर ये एलिमेंट
और उसके बाद करली ब्रैकेट, दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा आपका सेट। और सेट क्या होता है, वो आपका सबसेट हो सकता है किसी दूसरे सेट का। तो सबसेट का सिंबल यहां पर यूज किया है, तो ऑब्वियसली दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4, 1 बिलोंग्स टू ए, तो 1 एलिमेंट होना चाहिए सेट ए का, तो देखेंगे हम एलिमेंट है, यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सिमिलरली नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं, 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं यहां पर ब्रैकेट्स ही यूज नहीं हुए। ब्रैकेट्स यूज नहीं हुए तो डेफिनेटली आपका जो है वो सेट तो हो ही नहीं सकता है, और अगर ये सेट नहीं है तो सबसेट तो डेफिनेटली नहीं होगा इसका, तो इसको तो हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं वहां से, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा सर। नेक्स्ट नंबर आता है हमारा नंबर 6, 1, 2, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। इट मे बी, ये हो सकता है, तो हम चेक करेंगे अगर ये ए का सबसेट है तो 1, 2, 5 जो है वो सेट ए के एलिमेंट्स होने चाहिए। तो आप देखिए 1, 2, 5 जो है वो सेट ए के एलिमेंट्स है, ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं, तो ये स्टेटमेंट जो हो जाएगा हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। बड़ी आसानी से इसको आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है 1, 2, 3 इज अ सबसेट ऑफ ए। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं यहां पर ऊपर, आप अगर नोट करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है आपका 1, 2, 3 इज अ सबसेट ऑफ ए। मे बी ये हो सकता है 1, 2, 3, तो हमें देखना पड़ेगा 1, 2, 3 जो है वो सेट ए के एलिमेंट्स होने चाहिए यहाँ पर। बट अगर हम यहां पर देखते हैं तो 1, 2 एलिमेंट है, बट 3 एलिमेंट नहीं है, पूरा आपको एलिमेंट्स उठाना पड़ेगा 3, 4। यहां पर सिर्फ 3 लिखा हुआ है, तो मैंने पहले ही बोला आप 3 और 4 को सेपरेट नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली ऑन दैट बेसिस ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ये करेक्ट स्टेटमेंट तभी हो सकता है, मैं आपको बता दूं, 1, 2 लिखा हो और यहां पर 3 और 4 पूरा लिखा हुई है, उसके बाद अगर हम करली ब्रैकेट में इसको क्लोज करते हैं देन इट विल बी अ सबसेट ऑफ, क्योंकि उस कंडीशन में जो अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं ये सेट ए के एलिमेंट्स हो जाएंगे। बट यहां पर इन्होंने 3 को सेपरेट किया है, ड्यू टू दिस ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ओके, ये लिखा नहीं है, मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर दिया था। यहां पर स्पेस बनाने के लिए इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूं यहां पर। नेक्स्ट आपका आता है 5 बिलोंग्स टू ए, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि 5 अगर बिलोंग्स टू ए है तो 5 जो है वो ए का एलिमेंट होना चाहिए। और वैसे मैं आपको बता दूं कि 5 जो होता है वो एम्प्टी सेट का नोटेशन होता है या नल सेट का नोटेशन होता है, और 5 किसी भी सेट का सबसेट हो सकता है। ये आपका सबसेट हो सकता है, ये एलिमेंट नहीं हो सकता है। और अगर इस स्टेटमेंट को करेक्ट करना है तो फिर हमें इसके अंदर 5 लिखना पड़ेगा, इस सेट के अंदर 5 लिखना पड़ेगा। इन जनरल मैं आपको बता दे रहा हूं कि किसी भी सेट के अंदर 5 नहीं लिखा जाता, बिकॉज ऑफ 5 जो है वो एम्प्टी सेट का नोटेशन है, फिर कंफ्यूजन होगा आपको कि अंदर भी 5 लिखा हुआ है, बाहर भी हम 5 लिख रहे हैं, दो जगह 5 लिखा जा रहा है। तो इन जनरल ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं ये स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है अगर 5 जो है वो सेट ए का एलिमेंट हो, जो कि यहां पर नहीं है। सो 5 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि बिलोंग्स नहीं करेगा आपका। नेक्स्ट आपका आता है 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, यस 5 सभी सेट्स के लिए सबसेट करता है। जो मैंने प्रॉपर्टीज आपको एम्प्टी सेट्स की बताई थी वहां पर ये लिखवाया था आपको। तो एम्प्टी सेट या 5 जो होता है वो सभी सेट्स के लिए सबसेट होता है। नेक्स्ट आपका 5 इस तरह से सबसेट हो। मैं आपको बताऊं सबसेट जब भी लिखेंगे, जैसे अभी मैं कह रहा था आपसे कि जो आपका करली ब्रैकेट लगाएंगे तब वो सबसेट बनेगा, तो आप सोच रहे होंगे शायद ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ये स्टेटमेंट करेक्ट तब है जब 5 जो है वो सेट ए का एलिमेंट अगर है। अगर 5 एलिमेंट है तभी आप करली ब्रैकेट लगाने के बाद उसको सबसेट बना सकते हैं। बट यहां पर तो जो आपका 5 जो है वो एलिमेंट है नहीं इसका, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने इसको किया है। अगर नहीं समझ में आया या कहीं कोई प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को आप रिवाइंड करके दोबारा से देख सकते हो। अब मैं बात करने वाला हूं यहां पर ऑपरेशन ऑन सेट्स की, ठीक है ना। ऑपरेशन ऑन सेट्स से पहले एक ये जो हमारा टॉपिक जो लिखा हुआ है इंटरवल्स ऑन आर लिखा हुआ है, ये ऑपरेशन ऑन सेट्स में इंक्लूड नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये इंटरवल्स ऑन क्या है, ऑपरेशन ऑन सेट्स में ये हमारे आपके ये लेंथ हो गई, ये यूनियन है आपका, यूनिवर्सल सेट है, वेन डायग्राम है, और ये भी आपका इंक्लूड नहीं होता ऑपरेशन ऑन सेट्स में। ये भी आपका इंक्लूड नहीं हो, ये भी ध्यान रखिए, ये भी ऑपरेशन ऑन सेट नहीं। ऑपरेशन ऑन सेट्स में ये आएगा सिर्फ आपका यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। आगे भी आएंगे आपके कैरी फॉरवर्ड। ये वीडियो ज़्यादा इसकी लेंथ बड़ी ना हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पर इसको स्टॉप कर दिया बताने के बाद। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके बाद और भी हमारे ऑपरेशन ऑन सेट्स है, वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है ना।
तो आप देखिए इंटरवल्स ऑन आर क्या है, वो भी यहां पर जरा हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। इंटरवल्स ऑन आर, ये हमारा टॉपिक है, और सबसे पहले इसमें हेडिंग डाल रहा हूं इंटरवल्स। एक्चुअली इंटरवल्स आर सबसेट ऑफ आर, आर का मतलब रियल नंबर। इंटरवल्स जो होते हैं वो ऑब्वियसली सबसेट को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपको बता दूं किसके सबसेट को रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर के सबसेट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी अगर इस डेफिनेशन पर अगर हम जाते हैं तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि जो इंटरवल्स होंगे उसमें सारे के सारे एलिमेंट जो होंगे वो रियल नंबर्स होंगे। यस, ये भी कह सकते हैं आप। इंटरवल्स को हम लोग जो है ना वो कंटिन्यूअस सेट्स के नाम से भी बुलाते हैं, कंटिन्यूअस सेट। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, कंटिन्यूअस सेट। अब ये क्या है, तो इंटरवल्स में सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं ओपन इंटरवल। देखिए आपको ओपन इंटरवल होते हैं और आपके क्लोज इंटरवल भी होते हैं, ये भी मैं डिस्कस कर लेता हूं। क्लोज इंटरवल, सबसे पहले हमने क्या किया, लेट ए कॉमा बी आर टू रियल नंबर्स सच दैट ए स्मॉलर देन बी, यानी ए जो है वो बी से छोटा है। तो ओपन इंटरवल को हम इस तरह से दिखाते हैं, ये स्मॉलर ब्रैकेट और ये ए बी। ध्यान दीजिएगा, मैंने जो दो रियल नंबर थे वो मैंने ए कॉमा बी करके लिख दिया। इसमें जो स्मॉलर नंबर मैंने लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ, और जो आपका लार्जर नंबर है या ग्रेटर नंबर है कंपैरेटिवली है, वो मैंने राइट साइड में लिखा है। इसको ध्यान रखिएगा, ए लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। इस नोटेशन को कई बुक्स में इस तरह से भी दिखाया गया, बट इन जनरल तो हम लोग यही करते हैं, एनसीईआरटी वगैरह की बुक्स में ये है, बट कई बुक्स में इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट करता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर इंटरवल्स में एक बहुत सोचने वाली बात है, मैंने सिर्फ 2 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। तो जो आप ध्यान रखेंगे, इंटरवल्स में हमेशा सिर्फ 2 रियल नंबर्स लिखे जाते हैं। तो आप कहेंगे सिर्फ सर क्या 2 ही नंबर जो होते हैं वो 2 नंबर जो इसके अंदर लिखे हुए हैं वही इस सेट में आएंगे क्या? इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्या है, 1 बाई 1 में एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले समझते जाइएगा आप लोग। पहली चीज़ कि इसका नोटेशन क्या, ओपन इंटरवल्स का ये इसका मीनिंग क्या होता है। इसको अगर मैं इसे सेट होल्डर फॉर्म में लिखना हूँ, पहले तो मैं मीनिंग एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पर हमने नंबर लाइन है, ये हमारी एक रियल नंबर लाइन, और इसमें मैंने इनको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया ए और बी। ऑब्वियसली ए स्मॉलर तो लेफ्ट में होगा, बी आपका ग्रेटर है तो राइट में होगा इसे। अब इसका मीनिंग ये होता है कि इस सेट के अंदर, ये सेट है आपका कंटिन्यूअस सेट इसको हम बोलते हैं, इस सेट के अंदर हम जितने भी, अगर मैं इस तरह से बात करूं यहाँ पर, तो आप देख रहे होंगे ए और बी के बीच में यहाँ पर ये मैंने लाइन यहाँ पे ड्रॉ की, जितने भी रियल नंबर्स हैं ये सारे इसके अंदर लाई कर रहे हैं। इसको ध्यान रखिएगा। और यहां पर ब्लैंक एक हम इस तरह का सर्कल बना देते हैं, इस तरह का ब्लैंक सर्कल। इस ब्लैंक सर्कल का मतलब क्या होता है कि ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, यानी कि इस सेट के अंदर सारे रियल नंबर्स लाई करेंगे बिटवीन ए एंड बी, बट ए और बी लाई नहीं करेगा, एक्सक्लूडिंग ए एंड बी, यानी ए और बी लाई नहीं करेगा। आप लोग ध्यान रखिएगा यहां पर कि हम एक्सक्लूडिंग वर्ड यूज नहीं करते हैं। एक्सक्लूडिंग वर्ड क्यों नहीं यूज करेंगे, हम आपको बताते हैं। जब आपने बोल दिया है कि ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, तो बिटवीन में तो बीच वाले ही नंबर सारे आएंगे ना। ध्यान रखिएगा, सपोज दैट ए की वैल्यू हमने कंसीडर की यहां पर 2 और यहां पर सपोज दैट 5, इस तरह से ले लिया हमने। तो इसका मतलब ये होता है 2.01 इसके अंदर आएगा, इस सेट में आएगा। 2.001 लिखा हुआ वो भी इसके अंदर आ जाएगा। 4.999999 ये भी नंबर आ जाएगा, बट 2 और 5 नहीं आएगा। इसको हम ओरली कैसे बोलते हैं, अगर मुझे लिखना ना हो, सिर्फ किसी को एक्सप्लेन करना हो, बताना हो, तो कैसे हम लिखेंगे, ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, या बिटवीन 2 एंड 5, इस तरह से भी लिख सकते हैं। एक्सक्लूडिंग ए एंड बी ये नहीं बोलना पड़ता हमें। कई बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में, मैंने क्लासरूम में देखा, मैंने पूछा है कई बार क्लासरूम में, तो बोलते हैं सर ऑल रियल नंबर बिटवीन ए एंड बी और एक्सक्लूडिंग ए एंड बी, इस तरह से बोल देते हैं। एक्सक्लूडिंग बोलने की जरूरत ही नहीं है इसमें, जब बिटवीन आप बोल रहे हैं यहां पर। इसी को अगर मुझे सेट होल्डर फॉर्म में लिखना हो, फिर से आप समझिए, सेट होल्डर फॉर्म में अगर लिखना हो, ये आपका लिखने का वे है। इंटरवल्स को इस तरह से ब्रैकेट्स में दिखाते हैं। और अगर मुझे इसी को
सेट वेल्डर फॉर्म में लिखना हो तो एक्स, क्योंकि क्वेश्चंस आप मैंने देखे एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें क्या है, इसको हम रोस्टर फॉर्म कह सकते हैं, इसको सेट वेल्डर फॉर्म बोल सकते हैं। जैसे आपका ये ब्रैकेट्स वाला है, इसको मैंने रोस्टर इसलिए बोला हुआ है यहाँ पर क्योंकि एलिमेंट्स लिखे हुए हैं दिखाई दे रहे हैं हमें, ठीक है ना। तो क्वेश्चन किस तरह से आपसे एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन में डिस्कस भी कर लूंगा यहाँ से, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं कि क्या करेंगे वो आपसे कि रोस्टर लिखा हुआ है तो सेट वेल्डर में लिखने के लिए बोलेंगे और सेट वेल्डर लिखा हुआ है तो रोस्टर में लिखने के लिए बोलेंगे। ये क्वेश्चंस आपके बनते हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहां पर किस तरह से x बिलोंग्स टू r और x इस तरह से, ये इन तीनों का मीनिंग सेम है। ये भी आपका मीनिंग वही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी वही मीनिंग रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी वही मीनिंग रिप्रेजेंट कर, बस फॉर्म जो है वो अलग अलग है, लिखने का तरीका अलग अलग है, ठीक है ना। ये ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है आपका, ओपन ब्रैकेट्स इसको हम बोलते हैं। ये आपका नंबर लाइन पर मैंने रिप्रेजेंट किया, ग्राफिकल भी बोल सकते हैं आप इसको, और ये मैंने सेट वेल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। ओपन इंटरवल में एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अगर छोटा वाला ब्रैकेट ये लगा हुआ तो इसका मीनिंग कि ए इंक्लूड नहीं है, बी साइड में भी ओपन इंटरवल लगा हुआ है यानी बी इंक्लूड नहीं है, इसके बीच के नंबर्स जो हैं वो इंक्लूड है, रियल नंबर, वो भी रियल नंबर्स के लिए। बच्चे कई बार गलती एक और करते हैं कि यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है रियल नंबर्स, इंटरवल्स ऑन आर, यानी एक्स अगर आपका आर से बिलोंग करेगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा, देन वी कैन यूज ओनली इंटरवल्स, तब हम इंटरवल्स यूज कर सकते हैं। अगर यहां पर सपोज दैट अगर आपका लिखा हो कि एक्स यहां पर नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ये गलत है, सॉरी, अगर आर लिखा हुआ है तो हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते, ये और ये इन दोनों का मीनिंग सेम नहीं है, आप ध्यान रखिएगा इसका। तो यहां पर अगर इंटरवल्स लिखा हुआ है और इसकी अगर हमें रोस्टर फॉर्म लिखनी हो तो इंपॉर्टेंटली आपको आर लिखना पड़ेगा। ये मैंने यहां पर इसलिए आपको एक्सप्लेन कर दिया, कई बच्चे ना इसमें गलती करते हैं। तो ये तो बात हुई यहां पर ओपन इंटरवल्स की, जिसके बारे में मैंने अच्छा खासा आपसे डिस्कस कर लिया। उसके बाद इसी में मैं थोड़े से चेंजेस करके आपको बड़ी आसानी से बता दे रहा हूं। नेक्स्ट आपका नंबर 2 आता है क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है ना। क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल क्या है हमारा ये, देखिए यहां पर सब कुछ वही रहने वाला है। यहां पर क्लोज्ड इंटरवल में सिर्फ ये बड़ा वाला ब्रैकेट यूज हो जाता है, ये सब कुछ इस तरह से बड़ा वाला ब्रैकेट ही है। क्लोज्ड इंटरवल में क्या डिफरेंस है कि ओपन इंटरवल में ए और बी इंक्लूड नहीं हुए थे हमारे, उसके बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं वो इंक्लूड हुए थे, बट अगर क्लोज्ड इंटरवल की मैं बात करता हूं यहां पर तो ए और बी भी इंक्लूड हो जाएगा आपका। यानी दैट मीन्स अगर मैं इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता हूं तो जो आपका ये सर्कल है ये फिल हो जाएगा, ये डार्क कर दिया जाएगा इस तरह से, बड़ी आसानी से इसको आप समझ सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी इस सेट के अंदर हमारे सारे रियल नंबर्स लाई कर रहे हैं बिटवीन ए एंड बी, इंक्लूडिंग ए एंड बी, इंक्लूडिंग बी। यानी दैट मीन्स अगर मुझे एज ए स्टेटमेंट इसको लिखना पड़े तो ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग, अब देखिए बिटवीन लिखा हुआ तो ए और बी के बीच के नंबर आए, यहां पर आपको डिफाइन करना पड़ेगा ए और बी अगर इंक्लूड किया तो यहां पर इंक्लूडेड या इंक्लूडिंग वट एवर ए एंड बी, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। अगर ओरली मुझे बताना हो किसी को तो इसी तरह से कॉल करेंगे। ये क्या है, क्लोज्ड इंटरवल ए और बी है, इट मींस ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए एंड बी। नंबर लाइन्स पर इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेट वेल्डर फॉर्म में लिखना तो सिर्फ यहां पर इक्वल का साइन और आ जाएगा, यानी ए आपका इंक्लूडेड होगा आपका, यानी यहां पर अगर मैंने इक्वल का साइन लगा हुआ दैट मींस ए आपका जो है एक्स के साथ इंक्लूड हो सकता है या होगा आपका। बहुत ही सिंपल है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस में एक आध दो बता दूंगा आपको कि कैसे लिखना होता है, कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये हो गया आपका क्लोज्ड इंटरवल। नंबर 3, इसी में मैं कर दे रहा हूं, इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूं स्पेस बनाने के लिए। नंबर 3, ओपन ऑन लेफ्ट और क्लोज्ड ऑन राइट। अगर आपको फर्स्ट और सेकंड समझ में आ गया तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से भाई आपका ओपन लेफ्ट से ओपन और राइट से क्लोज, इसको देखिए यहां पर ये स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है और ये आपका लार्जर वाला ब्रैकेट लगा हुआ है, इसको भी ध्यान रखना है। इसको ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी एक्सक्लूडिंग, इसको अगर ओरली में बात करूं एक्सक्लूडेड ए बट इंक्लूडेड भी, इस तरह से लिखा जाता है। आपको नंबर लाइंस को रिप्रेजेंट करना है तो ध्यान रखिएगा, रियल नंबर्स यहां पर सर्कल ओपन आ जाएगा यहां पर अकॉर्डिंग टू दिस,
यानी ए आपका इंक्लूड नहीं है, और अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। यानी ए क्या हुआ हमारा यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पर देखिए इक्वल का साइन मैंने हटा दिया यहाँ पर, और बी इंक्लूडेड है, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं क्लोज लगा हुआ है यहाँ पर। सिमिलरली इसी तरह से नंबर 4 अगर मैं बात करूं आपसे, तो क्लोज्ड ऑन लेफ्ट और ओपन ऑन राइट, सेम प्रोसेस से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये आपका क्लोज्ड हो गया, ये ओपन हो गया, यहां पर बिटवीन एक्सक्लूडेड की जगह यहां पर इंक्लूडेड हो जाएगा आपका, यानी ए को इंक्लूड कर रहे हैं आप और एक्सक्लूड कर रहे हैं आपको बी को। नंबर लाइंस पर ये हमारा डार्क सर्कल हो जाएगा। सिमिलरली बड़ी आसानी है, इसको मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको। ये आपका आ गया, और उसके बाद यहाँ पर आपको क्लोज लगाना है और यहाँ पर इसको हटा देना, खत्म। बहुत सिंपल था आपका। देखिए दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैं बात करता हूँ आपसे कि इनफाइनाइट अगर आप लिखते हैं, देखो 2-3 चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला। अगर कोई भी इंटरवल इस तरह से लिखा हुआ -5 लिखा हुआ है और -10, ये गलत है। इंटरवल में वाई कन्वेंशन आप ध्यान रखिएगा, इधर स्मॉलर नंबर आएगा, इधर लार्जर नंबर। अगर इस तरह से कोई लिखता है तो ये गलत है आपका, ये किसी भी इंटरवल को रिप्रेजेंट नहीं करता है, रॉन्ग वे है ये। वाई आप कहेंगे सर ऐसा क्यों है, तो ये वाई कन्वेंशन है हमेशा, क्योंकि जिस तरह से नंबर लाइन पर हम लोग लेफ्ट में स्मॉलर और राइट में लार्जर नंबर चलते हैं, बाई दिस, यानी इसी को फॉलो किया गया आपका इंटरवल्स, यानी ब्रैकेट्स में भी नंबर लेफ्ट में हमारा स्मॉलर नंबर रहेगा और राइट में लार्जर नंबर रहेगा। या मैं कहूँ यहाँ पे 5 लिख दूँ और यहाँ पे 2 लिख दूँ, ये गलत है आपका, पहली बात। दूसरी बात, इनफाइनाइट जो आपका है, ठीक है ना, नंबर लाइन पे लास्ट वाला, इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता, हम लोग जानते हैं इनफाइनाइट इज नॉट अ नंबर। तो जब भी आप इनफाइनाइट का इंटरवल्स लिखेंगे, जैसे सपोज दैट में टू इनफाइनाइट, तो यहां पर हमेशा ओपन इंटरवल आएगा। इनफाइनाइट में हमेशा ओपन इंटरवल लगाया जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। अगर माइनस इनफाइनाइट लिखा हुआ है, सपोज दैट माइनस इनफाइनाइट टू 5 इस तरह से लिखा हुआ है, ओपन है, या इसमें ओपन और क्लोज कुछ भी हो सकता है, बट इनफाइनाइट में हमेशा ओपन इंटरवल अप्लाई किया जाएगा, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसको आप, मैंने फिर बताया, अगर आप इसको आप इस तरह से लिख दे रहे हैं, ये गलत है। यहाँ पर इन माइनस इनफाइनाइट आपका लेफ्ट में लाई करेगा और 5 जो है वो राइट में लाई करेगा। नंबर लाइन पर भी आप लोग जानते हैं, इसको वहां से कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर इंटरवल्स ऑन आर, कि इंटरवल्स कैसे लिखे जाते हैं या क्या होता है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक आध क्वेश्चन मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ जो आपकी नोटबुक वगैरह में दिए जाते हैं। जैसे कोई भी एक इंटरवल दिया हुआ, सपोज है 2,5 लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसको हमें रोस्टर फॉर्म, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म आपकी क्या हो रही है, यहाँ पर x बिलोंग्स टू r लिखना मत भूलेगा, और x पहले तो आप इस तरह के ब्रैकेट अप्लाई कर लीजिए, यानी 2 और 5 के बीच में x लाई कर रहा है। 5 अगर आपका क्लोज है तो यहाँ पर इक्वल लग जाएगा, ये ओपन है तो यहाँ पर नहीं लगेगा, और इसको करली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। ये हमारा क्या हो गया, जो आपका इंटरवल ये आपका लिखा हुआ था रोस्टर फॉर्म में, और इसको हमने किस में, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। इसी तरह से अगर यहाँ पर क्लोज लगा हुआ है और यहाँ पर भी क्लोज लगा हुआ, तो इसको भी क्लोज कर लेंगे। एक बार अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर 2,5 इस तरह से लिखा हुआ है और एक 2,5 इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है ना, इन दोनों सेट्स में डिफरेंस है। ये आपका कंटिन्यूअस सेट है, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, ये कंटिन्यूअस सेट हो जाएगा आपका, कंटिन्यूअस सेट, और ये आपका डिस्क्रीट सेट होगा। डिस्क्रीट सेट का मतलब होता है, मतलब कंटिन्यूअस का मतलब इसके बीच में सारे नंबर्स इंक्लूड है, यानी कि ये इस तरह से, ये अगर 2 है और ये 5 है आपका, तो ये सारे नंबर्स लाई करेंगे यहाँ पर। डिस्क्रीट का मतलब ये होता है 2 लाई करेगा, फिर उसके बाद सारे नंबर बीच में छूटे हुए हैं और 5 लाई करेगा, सो दैट्स वाई डिस्क्रीट हो गया आपका ये। दूसरे वर्ड्स में अगर मैं कहूँ कि जो एलिमेंट्स इसमें दिखाई दे रहे हैं आपको 2 और 5, वही सिर्फ एलिमेंट जो है वो इस सेट से बिलोंग्स करते हैं। और यहाँ पर जो आपके 2 और 5 के अलावा, बिकॉज ऑफ यहाँ पर इंटरवल्स फॉर्म में लिखा हुआ है, ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, मैंने कहा भी था स्टार्टिंग में कि आप जो करली ब्रैकेट यूज करते हैं और जो आपके स्मॉलर, और स्टार्टिंग में जो सबसे पहले मैंने सबसे फर्स्ट लेक्चर लिया था सेट्स का, उसमें मैंने बताया था कि मेन सेट्स में जो है ना वो डिफरेंस होता है, इनकी अपनी एक हिस्ट्री है, कैसे यूज किए जाते हैं वो अलग चीज़ है। तो वो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इंटरवल्स के थ्रू। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ लेंथ ऑफ इंटरवल्स पर। नेक्स्ट आपका जो है वो लेंथ ऑफ इंटरवल्स है। लेंथ ऑफ इंटरवल्स, लेंथ ऑफ इंटरवल्स में क्या हो जाएगा हमारा, सपोज दैट कोई हमने यहां पर 2,5 लिखा हुआ है, सपोज, फिर इस तरह से 2,5 लिख दिया है,
फिर मैंने ओपन इधर कर दिया, इधर क्लोज लिख दिया, या इधर क्लोज कर दिया और इधर ओपन लिख लिया, ठीक है ना। इस तरह से ये सेट्स लिखे हुए हैं। अगर इसके मैं लेंथ्स की बात करूं, ठीक है ना, लेंथ क्या होता है, सपोज दैट ये 2 है और ये 5 है, ये कोई भी हमारा रियल नंबर की आपकी जो है वो लाइन है। लेंथ यहां से यहां तक होती है, आप ध्यान रखिएगा ये, और ये बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, ये लेंथ आपकी 5 - 2 हो जाएगी। किस तरह से हो जाएगी, 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये बीच में जो लेंथ है ये, यानी इस इंटरवल की अगर मुझे लेंथ निकालनी है, फाइंड करना है कि भाई इस इंटरवल की लेंथ क्या है। आप कहेंगे सर ओपन और क्लोज सारे इंटरवल्स की ये लेंथ यही रहने वाली है, बिल्कुल यही रहने वाली है, आपको ओपन या क्लोज का कोई फर्क नहीं पड़ता। इन जनरल अगर मैं बात करूं आपसे कि सपोज दैट ये हमारा ए है, ये बी है, और इसकी अगर मुझे लेंथ निकालनी हो तो ये लेंथ जो हमारी है वो b - a हो जाएगी, यहां से यहां तक ये जो लेंथ है हमारी वो b - a हो जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इंटरवल ओपन है या क्लोज्ड है, इस इंटरवल की लेंथ भी वही होनी है, इस इंटरवल की लेंथ भी वही होनी है, इसकी भी वही होनी है, इसकी भी वही होनी है। इसको आप दूसरे वर्ड्स में ऐसे कर सकते हैं, सपोज दैट कि मैंने b यहां पर इंक्लूड कर लिया, इसको मैं इस तरह से दिखाता हूं, तो पॉइंट को इंक्लूड करने से लेंथ में तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि पॉइंट को आप, इन अदर वर्ड्स, पॉइंट की कोई विड्थ तो होती नहीं, कोई लेंथ तो होती नहीं है, तो उसको आप इंक्लूड करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसको आप जो है वो इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है ना। ये तो आपकी बात हो गई लेंथ ऑफ इंटरवल्स की। दूसरी चीज, कई बच्चों में ना कंफ्यूजन इस तरह का हो जाता है, जैसे अगर मैं बात करूं कि 2,5 एक इंटरवल है और इसकी लेंथ जो है बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, लेंथ जो है वो 3 है, 5 - 2 यानी कि 3, और एक इंटरवल लिया मैंने 7, क्लोज ले लिया 7, 10, लेंथ इसकी जो हो जाएगी 10 - 7, इसकी भी 3 लेंथ होगी। तो आप कहेंगे सर लेंथ इक्वल, इसका मतलब ये दोनों क्या है, वो इक्विवेलेंट वो हो जाएंगे आपके इंटरवल्स, तो डेफिनेटली नोट, ये इक्विवेलेंट नहीं होने, वो लेंथ सिर्फ इक्वल है, बट ये इंटरवल्स हमारे डिफरेंट है, अलग अलग नंबर्स इसके अंदर लाई करेंगे। इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसको लॉजिकली अगर समझना हो तो भाई इसमें 2 और 5 के बीच के रियल नंबर्स लाई कर रहे हैं, यानी हमारा सेट डिफरेंट है और ये सेट डिफरेंट है, और 2 सेट्स तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। तो डेफिनेटली ये हमारा, क्योंकि ये इंटरवल्स भी कंटिन्यूअस सेट है, ये भी एक सेट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो 2 सेट्स हमारे तभी इक्वल होते हैं जब एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं। तो अगर लेंथ इक्वल है तो सेट्स का जो इंटरवल्स है उनका इक्वल होना जरूरी नहीं है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इक्वल नहीं होंगे ऐसे भी आप कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है यूनिवर्सल सेट। ये तो बात हो गई यहां पर इंटरवल्स की, उसके बाद हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल सेट की, ठीक है ना। नाम ही क्लियर है, यूनिवर्सल सेट, नाम से ही क्लियर है, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्स। इसको आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि यूनिवर्स में तो सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ लाई करेगा। यहां पर यूनिवर्सल सेट का मतलब भी वही है, यानी जो सारे सेट्स हैं वो यूनिवर्सल सेट के अंदर लाई करेंगे। इसको आप यहां से कनेक्ट कर सकते हैं। और सारे सेट्स अगर यूनिवर्सल सेट्स के अंदर लाई करेंगे तो सारे के सारे सेट जो हो जाएंगे वो यूनिवर्सल सेट्स के क्या हो जाएंगे, सबसेट्स हो जाएंगे। ऐसे भी आप समझ सकते हैं इसको। तो यस, मैं आपको बता देता हूं, ऑल द सेट्स आर सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट्स इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट। ये मैंने गिवन कॉन्टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इसको मैं अभी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, चलिए मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। ऑल एलिमेंट्स कंटेन्स ऑफ सेट्स इन गिवन कॉन्टेक्स्ट। ये ना, ये बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है इसका, ये क्या है इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट। आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा हैंड राइटिंग बढ़िया नहीं है, ठीक है ना। अब ये गिवन कॉन्टेक्स्ट क्या है, चलिए इसको मैं एक एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाता हूँ। सपोज दैट मैंने एक सेट ए लिया, AEIOU, बी सेट ले लिया इसी तरह से, BCD, इस तरह से BCD या ABCD, चलिए ABCD। एक सी सेट मैंने कंसीडर किया, यहाँ पर XYZUB, इस तरह से कंसीडर कर लिया, या कुछ और भी कंसीडर कर सकते हैं। अब इन तीनों सेट्स के लिए मुझे यूनिवर्सल सेट्स डिफाइन करना हो तो ऑब्वियसली ABCD और XYZ, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। क्यों यूनिवर्सल सेट हुआ, ये देखिए यहाँ पर ये ABC जो है वो इसके क्या है, सबसेट है। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंटली कि हम किसी गिवन कॉन्टेक्स्ट में ही यूनिवर्सल सेट को डिफाइन कर सकते हैं। आपने ABC बताया, मैंने यूनिवर्सल सेट को डिफाइन कर दिया कि यूनिवर्सल सेट हो जाएगा इस सेट के लिए। अब कई बच्चे क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन ढूंढ के ले आते हैं मेरे सामने, सर ये सेट है जिसमें D सेट सपोज दैट लिखा हुआ 1 2 3, सर ये सेट तो इसमें लाई नहीं कर रहा है सर, तो ये यूनिवर्सल सेट कहाँ से हो गया।
तो देखिए बेटा, जो यूनिवर्सल सेट मैंने डिफाइन किया था वो एबीसी सेट जो यहाँ पर लिखे हुए थे, इन दिस कॉन्टेक्स्ट मैंने डिफाइन किया था। यानी यूनिवर्सल सेट्स की डेफिनेशन तो डिफाइंड है, डेफिनेशन तो दी गई है, लेकिन यूनिवर्सल सेट को डिफाइंड नहीं करा गया कि दिस इज द यूनिवर्सल सेट। ऐसा नहीं बोला गया है कि यही यूनिवर्सल सेट होगा और सारे सेट जो बनाएंगे वो इसके अंदर आ जाएंगे। पॉइंट बहुत छोटा सा है, बट मैं अपने क्लासरूम एक्सपीरियंस के बेसिस पर ये आपसे एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, ये बच्चों के दिमाग में ये कंफ्यूजन जाता है। अगर आप कोई और क्वेश्चन ले रहे हैं, अगर सपोज दैट इसी में अगर ये डी लिखा होता तो फिर हम इसको यूनिवर्सल सेट नहीं बोल सकते थे। इट्स ट्रू, अगर ये 1 2 3 सेट और दिया हुआ है एबीसीडी के बाद, तो दिस इज नॉट द यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट्स नहीं हो जाएगा आपका एबीसीडी सेट्स के लिए, फिर हमें कुछ और ऐड करना पड़ेगा इस सेट के अंदर। तो ध्यान रखिए, जो क्वेश्चंस बेटा पूछे जाते हैं वो किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूं आपसे कि आपको क्या किया, ये एग्जांपल के थ्रू भी कर सकते हैं। ये गिवन है आपका, और आपसे क्वेश्चन के बाद बोल दिया फाइंड यूनिवर्सल सेट, यानी यूनिवर्सल सेट जो है वो आप फाइंड करिए, फाइंड यूनिवर्सल सेट, सॉरी। इस तरह से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। और जो यूनिवर्सल सेट आप डिफाइन करेंगे या फाइंड आउट करेंगे, ध्यान रखिएगा जो भी सेट्स आपके गिवन है ए बी सी डी ई एफ, उसके सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट्स के अंदर आने चाहिए। आई होप ये समझ में आ गया होगा। और अदर वर्ड्स में जो सारे सेट्स होते हैं वो यूनिवर्सल सेट्स के क्या होते हैं, सब सेट्स होते हैं। और यूनिवर्सल सेट्स को जो नोटेशन होता है किस तरह से डिनोट करते हैं, या नोटेशन जो होता है वो किस तरह से होता है, कैपिटल यू। ध्यान रखिएगा, ये इस तरह से बना दीजिएगा, कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसको ऑलवेज टाइम। किसी और सेट को यू से रिप्रेजेंट नहीं करता, ये जनरल नोटेशन है हमारा। आई होप कि यूनिवर्सल सेट्स के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका वेन डायग्राम। क्वेश्चन आप करिएगा एक्सरसाइज से, बड़ी आसानी से कर सकता है। बहुत छोटा सा टर्म था ये, आपका छोटा सा टॉपिक था। उसके बाद मैं बात करने वाला हूं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या, डायग्राम, डायग्राम का मतलब आपको समझ में आ रहा हो, फिगर कुछ बनाएंगे सर। यस, हम क्या है यहां पर, पहले तो मैं डेफिनेशन लिखने वाला हूं। वेन डायग्राम इज रिप्रेजेंट the relations between sets by means of diagram। ठीक है ना, वेन डायग्राम जो होता है वो सेट्स के बीच में रिलेशन को वो डायग्राम की हेल्प से शो ऑफ करता है। अब ये डायग्राम कैसे बनेगा भाई, तो उसका प्रोसेस है, वो कैसे बनाते हैं। अगर मुझे यूनिवर्सल सेट बनाना हो तो यूनिवर्सल सेट्स को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है, रेक्टेंगल। और जो उसके सेट्स होते हैं, जिसको आप सबसेट्स भी बोल सकते हैं, सबसेट्स बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ये आपका जो है वो सर्किल से रिप्रेजेंट किया जाता है। रेक्टेंगल यानी दिस, और सर्किल यानी कि इस तरह से। आप कहेंगे सर अभी क्लियर नहीं हुआ, इसको एक एग्जाम्पल आप दे दीजिए तो क्लियर हो जाएगा ये। तो इसके बाद मैं एग्जाम्पल ही देने वाला हूँ, बहुत ही सिंपल है वेन डायग्राम, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज मैंने क्या किया यहाँ पर, लेट कोई ये एग्जाम्पल है आपका, सेट ए कंसीडर किया, 1 2 3 4 5, चलिए इतना ठीक है। एक सेट भी मैंने लिया यहाँ पर, 3 4 6 7 8 9, ये मैंने सेट भी ले लिया। यूनिवर्सल सेट हमने एक लिया हुआ है। कई बच्चे ना सोचते हैं सर यूनिवर्सल सेट लेना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हैं, क्योंकि जब आप वेन डायग्राम की बात आएगी तो वहाँ पर यूनिवर्सल सेट तो आपके दिमाग में बाय डिफ़ॉल्ट आना चाहिए, क्योंकि जब आप वेन डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले आपको रेक्टेंगल ही बनाना पड़ेगा, बाकी सेट सब उसके अंदर लाई कर रहा है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो यूनिवर्सल सेट हमने ले लिया यहाँ पर -1 0 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से मैंने यहाँ पर ले लिया। अच्छा, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देखिए जब मैं यूनिवर्सल सेट की बात कर रहा हूँ इन दिस कॉन्टेक्स्ट, तो ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आने चाहिए। अब पता लगा कि आपने यहाँ पर 6 नहीं लिखा, तो फिर ये यूनिवर्सल सेट होगा ही नहीं। अगर मैं इसको 6 हटा देता हूँ सपोज दैट, तो फिर ये यूनिवर्सल सेट ही नहीं होगा। इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। कई बार बच्चे क्या तो यूनिवर्सल सेट अपनी मर्जी से कुछ भी मान लेते हैं, पता लगा उसमें ए और बी के एलिमेंट्स तो लाई नहीं कर रहे हैं। अगर मैं कुछ एग्जांपल कहता हूं उनसे, चलिए ठीक है, एक तो मैंने एग्जांपल दे दिया, अब एक सेकंड एग्जांपल आप अपनी तरफ से करिए। तो वो जल्दबाजी में ध्यान नहीं देते इस चीज़ का, फिर मुझे दिखाते हैं देखिए सर मैंने बना दिया। तो इसका आपको जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये इसकी बात है। अब वेन डायग्राम हम कैसे बनाने वाले हैं
ऊपर थोड़ा सा मेक सम स्पेस बना लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। आई थिंक पॉज करके आप ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए। पहले तो हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है ना, और इसके अंदर जो है वो सर्कल बना दिया, ए और बी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हम इसके अंदर लिखते हैं। देखिए ये वाला पार्ट आप देख रहे होंगे बीच में, ये ए और बी का कौन पार्ट है। ये पार्ट जो है वो ए में भी लाई कर रहा है और बी में भी लाई कर रहा है। हालांकि इस एग्जांपल को मुझे बाद में देना था, बट मैंने बना दिया। यहाँ पर मैंने इंटरसेक्ट ही इसीलिए किया क्योंकि ए और बी के कुछ कॉमन एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। अगर कॉमन एलिमेंट्स नहीं होंगे तो हम इसको इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगे। ये और ज़्यादा क्लियर आपका जो है ना वो यूनियन ऑफ सेट, जो ऑपरेशन ऑफ सेट्स है, इसके बाद ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। मुझे लगा कि पहले ऑपरेशन ऑन सेट्स बताऊं, उसके बाद वेन डायग्राम बताऊं, फिर मुझे लगा कि ऑपरेशन ऑन सेट्स में तो वेन डायग्राम यूज होगा, इसलिए मैंने वेन डायग्राम को पहले यहाँ पर बता दिया आपको। और इस वेन डायग्राम की डेफिनेशन के बाद भी मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन बहुत आसान सी चीज़ है, बहुत मुश्किल नहीं आने वाली है आपको, बड़ी आसानी से यहाँ पर इसको आप समझने वाले हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स आप देखिए 3, ये देखिए कॉमन है यहाँ पर, 4 भी कॉमन है, और 3 और 4 ही कॉमन है आपके साथ। तो 3 और 4 तो यहाँ पर आ जाएंगे, 3 और 4 कहीं पर भी लिखिए, कुछ नहीं है कि इसको ऊपर लिखना होता है इसको नीचे लिखना, बस ये 3 और 4 कॉमन है। देखिए 3 और 4 ए में भी लाई कर रहे हैं, बी में भी लाई कर रहे हैं। अब ए में हमारे 3 और 4 तो लाई कर ही रहे हैं, अब कौन से एलिमेंट्स बचे, 1 2 5, तो 1 2 5 कहीं पर लिखिए, कुछ ऐसा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, जहां पर भी आपको स्पेस मिल जाए। और सेट बी की अगर हम बात करें 3 4 के अलावा 6 7 8 9, तो 6 7 8 9 ये बन गया। और जो रेक्टेंगल आपने बनाया है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। हमेशा ध्यान रखिएगा जब वेन डायग्राम आप बनाएंगे तो रेक्टेंगल आपको जो है बनाना पड़ेगा, और यहाँ पर कॉर्नर पे आप यू भी लिखेंगे। ये रेक्टेंगल जो है वो यूनिवर्सल सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी चीज, बाकी सेट्स जो है वो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट्स के सबसेट होते हैं, तो उसके अंदर आएगा। आप सर्कल को यहाँ नहीं बना सकते कि सर ए को हम यहाँ बना दें, नहीं बना सकते, इसको भी आपको जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब इसके अलावा यूनिवर्सल सेट्स में ये तो सारे के सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहे हैं, कुछ एलिमेंट्स बचे हुए हैं 10 -1 0, तो आप -1 10 और 0 इसको कहीं पर भी लिख दीजिए आप यूनिवर्सल सेट में। ये जो ए बी यू का रिलेशन था वो हमने वेन डायग्राम किया, तो ये हमारा क्या है, वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम की हेल्प से हमने यहां पर क्या कर दिया, आपको शो ऑफ करके दिखा दिया। आई होप कि वेन डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब मैं यहां पर बात करने वाला हूं ऑपरेशन ऑन सेट्स, यानी कि ऑपरेशन ऑन सेट्स, क्योंकि हालांकि वीडियो बड़ा होता जा रहा है ये, लेकिन फिर भी ऑपरेशन ऑन सेट्स में डिस्कस कर लूँ आपसे। यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, जल्दी जल्दी से, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं ये, बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर जितने मैं डिस्कस कर रहा था ये ऑपरेशन ऑन सेट्स नहीं थे, ऑपरेशन ऑन सेट्स यहाँ से स्टार्ट होंगे। ऑपरेशन ऑन सेट्स में सबसे फर्स्ट नंबर हमारा जो है वो है नंबर ए, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स में आप ध्यान रखिएगा, सपोज दैट, पहले मैं क्या कर रहा हूं, एक एग्जांपल ले रहा हूं 1 2 3 4, ठीक है ना, और बी लिया मैंने यहां पर 3 4 5 6, सपोज दैट, ठीक है ना। तो जो यूनियन होता है वो यू से, इस ए और बी के बीच में यू बना दीजिए आप। देखिए यूनिवर्सल में थोड़ा सा हम डिफरेंस रखेंगे, यूनिवर्सल के यू में और इसके यू में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यूनिवर्सल में थोड़ा सा हम इस तरह से कर देते हैं जो कि आपका डिफरेंस समझ में आ जाए। हालांकि दो सेट्स के बीच में यूनियन को रिप्रेजेंट किया जाता है, ये लॉन्ग यू इस तरह से, लॉन्ग थोड़ा सा बनता है ये नोटेशन आपका है, ठीक है ना। और ए यूनियन बी का मतलब ये होता है ऑल द एलिमेंट्स इन द सेट, यानी ए यूनियन बी भी आपका क्या होगा, सेट होगा, और ऑल द एलिमेंट्स either on in A or in B or in both written in this set, यानी बहुत सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो ए यूनियन बी में लिखे होंगे, चाहे वो ए में हो, बी में हो, दोनों में हो। तो अगर हम बात करें, देखिए 3 और 4 कॉमन है, नो मैटर 1 2 3 4 5 6। देखिए जैसा नाम से ही क्लियर है, मैं आपको बता दूं कि यूनियन, यूनिटी मिलाकर लिखना, बस उससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। यानी अगर कोई भी दो सेट्स ए और बी दिए गए हैं, उनके यूनियन से क्या मतलब है, ए यूनियन बी। अभी मैं डेफिनेशन भी लिखने वाला हूं, लेकिन पहले मैं ओरली आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। व्हाट इज ए यूनियन बी? सपोज दैट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ एल एलिमेंट्स इन ए, आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ ए एंड बी। ये आपकी डेफिनेशन हो गई।
तो यहां पर मैं नोट कर दे रहा हूं, ये यहां पर एग्जाम्पल हो गया। इसका मैं वेन डायग्राम भी अभी आप लोगों के लिए बना दूंगा, ठीक है ना। तो क्या है आपका, गिवन टू सेट्स ए एंड बी, ठीक है ना, कोई भी दो सेट दिए हुए हैं, देन ए यूनियन बी, यू का सिंबल लगाएंगे, ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ all elements either in A or in B or in both A and B, ठीक है ना। ये डेफिनेशन आपकी होगी। नोटेशन मैंने आपको बता दी, ये आपका ए यूनियन बी जो है इसका नोटेशन है, इस तरह से डिनोट करते हैं इसको। मैंने अलग से वो लाइन नहीं लिखी हुई है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब इसी ए यूनियन बी के सेट्स को अगर मुझे वेन डायग्राम की हेल्प से दिखाना हो, ठीक है ना, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, यहां पर थोड़ा सा स्पेस बना लूँ, ठीक है ना। तो ये यू बनाएंगे हम यहां पर। आप कहेंगे सर यू तो है ही नहीं यहां पर, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, तो उसके अंदर हम नहीं लिखाएंगे एलिमेंट्स। और यहां पर देखिए इंटरसेक्ट मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं बिकॉज ऑफ यहां पे 3 और 4 कॉमन है। अगर कॉमन नहीं होता तो सर्कल को हम इस तरह से सेपरेट भी बना सकते थे, ए और बी, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहां पर एलिमेंट्स आपके कॉमन है, इसीलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दिस इज अवर सेट ए और दिस इज अवर सेट बी, ठीक है ना। यहां पर कॉमन एलिमेंट सबसे पहले हम लिखेंगे, 3 और 4 हमारे कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो ये आपका 3 और ये आपका 4। 1 और 2 जो है वो आप इस तरह से यहां पर लिख सकते हैं, क्योंकि सेट ए में जो है 3 और 4 के अलावा 1 2 है। तो देखिए सेट ए हमारा कंप्लीट हो गया ये, और यहां पर 5 6 है, तो इसको आप 5 और 6 इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो देखिए सेट भी हमारा कंप्लीट हो गया, इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अलावा यानी कि जो यहां जितना पोर्शन ये आप देख रहे हैं यहां पर, ये सारा ए यूनियन बी का पोर्शन है आपका, पहली चीज। दूसरी बात, अगर मुझे ए यूनियन बी, सपोज दैट एलिमेंट्स नहीं दिए गए हैं और वेन डायग्राम के थ्रू ही मुझे ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करना हो, यानी कि ए यूनियन बी का आप अदर वर्ड्स में कह सकते हैं ये वेन डायग्राम है। वो कैसे, यू बनाए हमने यहां पर, ए कंसीडर की कुछ एलिमेंट्स कॉमन होंगे इसमें, तो बी, और इस पूरे पार्ट को आप शेड कर दीजिए। जो यहां पर ये शेडेड रीजन आप देख रहे हैं ना, ये शेडेड रीजन, दिस इज ए यूनियन बी, यानी ए और बी है, ए और बी का पार्ट है आपका। इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर बेस, जब आगे आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये बात हो गई ए यूनियन बी की। उसके बाद में इसकी प्रॉपर्टीज की बात करने वाला हूं कि ए यूनियन बी की प्रॉपर्टीज हमारी क्या होती हैं, ठीक है ना। तो देखिए वो कैसे डिस्कस करेंगे हम लोग, या कैसे होती है वो देखिए। आई होप कि यूनियन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टीज आपकी जो है वो यूनियन बी की है। देखिए सबसे पहले कॉम्यूटेटिव लॉ, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। आप ए यूनियन बी लिखिए, बी यूनियन ए लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, इसके साथ अभी 1 मिनट में इसको स्टॉप कर रहा हूं। अगर आपको 3 सेट्स का, ऐसा नहीं होता यूनियन हम सिर्फ 2 सेट्स का ही निकाल सकते हैं, आप 3 सेट्स का भी निकाल सकते हैं। जैसे सपोज दैट ए यूनियन बी यूनियन सी लिखा हुआ है, तो इट मीन्स कि आप तीनों सेट्स के देख लेंगे एलिमेंट्स। यानी जिस तरह से हमने 2 सेट्स के एलिमेंट हमने यूनियन बनाकर लिखे थे, उसी तरह 3 सेट्स के एलिमेंट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ए आपका दिया हुआ है 1 2, बी इक्वल टू दिया हुआ है 2 3, और सी दिया हुआ है आपका 4 5 6, सपोज दैट। तो आप ए यूनियन बी यूनियन सी अगर आपको लिखना है तो बड़ी आसानी से 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ये 3 सेट्स के लिए हो जाएगा। 4 सेट्स के लिए अगर लिखना हो तो सेम प्रोसेस भी रिपीटेड, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सर ने 2 सेट्स के लिए बताया, 3 सेट्स के लिए क्या डिफरेंट लॉ होगा हमारा, कोई डिफरेंट लॉ नहीं होगा। कॉम्यूटेटिव लॉ की मैं बात कर रहा था यहां पर, इसको कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। ए यूनियन बी जो है वो बी यूनियन ए के इक्वल होगा, यानी ए यूनियन बी और बी यूनियन ए हैव सेम मीनिंग। इसको आपको समझ में आ गया होगा, ये कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, ठीक है ना। इसको ध्यान रखिएगा आप। नंबर 2 आता है कॉम्यूटेटिव के बाद एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव क्या होता है आपका, एसोसिएटिव लॉ में ए यूनियन अगर 3 सेट्स आपके दिए हुए, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो आप बी का यूनियन सी के साथ निकाले। सपोज दैट मैं फिर से बता रहा हूं, ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड आउट करना है आपको, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल के थ्रू भी बताया था इसको। तो ए यूनियन बी यूनियन सी में आप बी का यूनियन सी के साथ निकालते हैं, या उसके बाद ए के साथ यूनियन निकालते हैं, या ए यूनियन ए
का बी के साथ निकालें फिर सी के साथ निकालें, ये दोनों का सेम मीनिंग है और ये मीनिंग जो है वो इसके इक्वल भी है, या तीनों का एक साथ निकाल रहे हैं। बट ध्यान रखिएगा तीनों के सिंबल एक जैसे यूनियन के होने चाहिए। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा, ठीक है ना। आप बी यूनियन सी निकालिए, उसके बाद ए का यूनियन निकालिए, या ए यूनियन बी निकालने के बाद सी के साथ यूनियन निकालिए, या तीनों का यूनियन एक साथ, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था उस तरह से कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। नंबर थर्ड आता है आपको, ए का अगर यूनियन ए के साथ निकालना हो, ठीक है ना, ए यूनियन ए, वो आपका ए के इक्वल होगा। आप आसानी से समझ सकते हैं, किसी भी सेट ए का ए के साथ अगर हम यूनियन निकालते हैं तो वो ए के साथ ही ए के इक्वल ही होने वाला है, बड़ी आसानी से। सपोज दैट ए लिखा हुआ है 1 2 3, अब ए यूनियन ए अगर आप निकालेंगे तो 1 2 3 तो लिखा जाएगा भाई, वो ए के इक्वल ही आ जाएगा आपका। इसे हम आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ नाम दे दिया है सिर्फ ये, उसको ध्यान रखिएगा, मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए इसका। उसके बाद नंबर 4 लास्ट और बचा हुआ है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी हम इसको बोलते हैं। लॉ ऑफ, ये लॉ ऑफ आइडेंटिटी क्या है, ए का यूनियन अगर हम 5 के साथ निकालें तो ऑब्वियसली ए आएगा, क्योंकि इसमें तो कोई एलिमेंट होगा नहीं आपका, तो ए यूनियन 5 ए के इक्वल हो जाएगा आपका। और नेक्स्ट नंबर इसी में नंबर बी, अगर हम ए का यूनियन यू के साथ निकालें, ऑब्वियस सी बात है ए बी का सबसेट, ए यू का सबसेट होता है तो ये यू के इक्वल ही आएगा, क्योंकि ए के तो सारे एलिमेंट्स इसमें आ ही जाएंगे और यू के रिमेनिंग एलिमेंट्स अगर हैं तो वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। इसको हम लॉ ऑफ आइडेंटिटी बोलते हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद लास्ट हमारा बचा हुआ है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इसको भी मैं इसी वीडियो में आपसे डिस्कस कर ले रहा हूँ। यूनियन और इंटरसेक्शन एक साथ आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट जरूर कर लीजिएगा। इसमें मैं जल्दी से इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इसको डिस्कस करने वाला, जो भी नंबरिंग है वो आप नंबरिंग अपना करते जाइएगा। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, पहले इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बता देता हूं। सपोज दैट ए कोई हमारा सेट लिखा हुआ 1 2 3 और बी सेट लिखा हुआ है 3 2 4 5, इस तरह से। इंटरसेक्शन को हम इस तरह से, यूनियन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं यू से, इंटरसेक्शन को इसको रिवर्स हो जाएगा, ये इस तरह से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो इसमें लिखे जा रहे हैं। तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स हम देख सकते हैं यहाँ पर 2 और 3 है, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा 2 3 के। सपोज दैट कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 हो जाएगा, 5 लिख सकते हैं आसानी से, यानी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। सपोज दैट अगर मैं सेकंड एग्जांपल इसका लेता हूं, यहाँ पर ए मैंने लिया यहाँ पर 1 2 3 सपोज, और बी सेट हमारा जो हो जाएगा वो सपोज अगर 4 5 है, तो ए इंटरसेक्शन अगर बी हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर तो वो 5, इस तरह से 5। जल्दी बता दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सा कुछ ऐसा इसमें खास नहीं, इस तरह से हम इसको नहीं लिख सकते हैं कर्ली ब्रैकेट में, ये गलत हो जाएगा, इसका मीनिंग मैंने पहले ही बताया था आपको। अब सिंपली बड़ी आसानी से जो है वो इसकी डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं। गिवन सेट्स ए एंड बी, डेफिनेशन क्या होगी देखिए जरा, गिवन सेट्स ए एंड बी, देन ए इंटरसेक्शन बी, 2 गिवन सेट्स हमें दिए गए, 2 गिवन सेट्स ए एंड बी। ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट्स ऑफ all elements which is common in both A and B, यानी जो A और B में कॉमन होते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन इसकी, आई होप कि बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। देखिए जिस तरह से 2 सेट्स का इंटरसेक्शन ले सकते हैं हम, 3 सेट्स का भी इंटरसेक्शन ले सकते हैं। अगर सपोज इसी क्वेश्चन को मैंने यहां पर एक सेट C और कंसीडर कर लिया, यहां पर ABC के साथ C 5 6 सपोज दैट, तो हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉमन देख लीजिए, अगर यहाँ पर ए बी सी में शायद आई होप कि 5 इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 5 हो जाएगा आपका, तीनों को कॉमन एक साथ ले सकते हैं 3 सेट्स के लिए। तो इसको भी आपको जो है वो ध्यान रखना है। और इसके बाद इसका जो वेन डायग्राम बनेगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो वेन डायग्राम में आपको रेक्टेंगल एक बनाना है यहाँ पर ए बी सपोज, तो ये बीच वाला पार्ट जो होता है हम आपको बता दें, इसको ध्यान रखिएगा, जो शेडेड किया है मैंने ये इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। अगर 3 सेट्स हैं सपोज दैट, जैसे मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया, थोड़ा सा स्पेस बना के बना दे रहा हूँ यहाँ पर, ए बी और ये हमारा तीसरा सेट भी आ गया, ये ए है ये बी है और ये हमारा सी है, तो ये बीच वाला पार्ट यहाँ पर देखिए तीनों का कॉमन पार्ट है,
ये आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखा हुआ है यहाँ पर। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ पर इंटरसेक्शन की बात। इसी तरह से प्रॉपर्टीज की बात करते हैं इंटरसेक्शन की। कॉम्यूटेटिव लॉ इसमें भी होल्ड होता है आपका, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इक्वल होगा। एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड होता है हमारा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को आप ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं, या फिर इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइडेंटिटी लॉ जो हमारा होता है वो ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए के इक्वल हो जाता है, इसको भी ध्यान रखिए। ए और ए का जो कॉमन पार्ट होगा वो ए ही होगा हमारा। और लॉ ऑफ आइडेंटिटी, अगर हम यहाँ पर इंटरसेक्शन लगाते हैं, ए और फाई का जो इंटरसेक्शन होगा बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, फाई होने वाला है, कोई भी कॉमन नहीं होगा भाई। और ए इंटरसेक्शन यू की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हमारा क्या होने वाला है, यहाँ पर ए होने वाला है, सॉरी, क्योंकि कॉमन यानी कि जो सबसेट होता है ना ए यू का, तो कॉमन तो एक ही होंगे, यू तो हो नहीं सकता है आपका। तो ये ऑफ आइडेंटिटी हो गई। एक लास्ट वन और बचा हुआ आपका प्रॉपर्टीज में, मैं इसमें बता देता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इस वीडियो को जो है वो पॉज करके ना वो आप नोट कर लीजिए यहाँ पर पहले सारी की सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पर हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की, इसको भी इसी के साथ में समझा दे रहा हूँ, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है, देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना, और यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखिए दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन और ये यूनियन है, इसको हम बोलते हैं यूनियन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है ना, और इसको इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ये बोलते हैं। कैसे अप्लाई होता है, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसका ए का बी के साथ करिए, ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी आ गया आपका। इसी तरह से ए का अगर हम सी के साथ करेंगे तो जो अंदर वाला ब्रैकेट ये बाहर आ जाता है, और जो बाहर वाला ब्रैकेट, भाई ए और बी का जब इंटरसेक्शन किया था तो उसके बीच में तो यही साइन आ रहा था, इसको आप ऐसे रिमेंबर कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ए और बी के बीच में यही सिंबल आ रहा है, दो सिंबल लगा दिया। लेकिन जब ए का सी के साथ करेंगे तो दो, एक तो ये वाला सिंबल भी आ रहा है और ये वाला सिंबल भी आ रहा है, तो अंदर वाला जो सिंबल है ये बाहर आ जाएगा, और जो बाहर वाला सिंबल ए यूनियन सी, इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। और इसको हम बोलते हैं यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। यहां पर ये इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, सेम प्रोसेस, ए का बी के साथ अगर हम करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी, और फिर से मैं वही बात कर रहा हूं, ए का सी के साथ करेंगे तो जो अंदर वाला ब्रैकेट है ये बाहर आ जाएगा, और जो बाहर वाला ब्रैकेट है ये अंदर चला जाएगा, इस तरह से। इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ये बोला जाता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, दोनों में डिफरेंस है। इसको आप रिवर्सेबल भी याद रखिएगा। रिवर्सेबल कैसे याद रखा जाएगा, कि जैसे देखिए अगर हम चाहें तो इसमें से एक कॉमन ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा कॉमन लेने के लिए जो ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो यूनियन, वो सेम साइन होना चाहिए, बट अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो कॉमन नहीं लिया जा सकता। ए हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, देखिए जरा इसको, और जो अंदर वाला ब्रैकेट यूनियन ये बाहर आ जाएगा, और कॉमन लेने के बाद बी, और यहाँ पर इस ब्रैकेट में बी बचेगा और इसमें क्या बचेगा सी, तो बी, और जो बाहर वाला साइन है ये सी, इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए आप जरा, इसको रिवर्सेबल भी याद करना है, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में ना हम लोग ये भी यूज करने वाले हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा बड़ा बन गया है वीडियो, लेकिन टॉपिक्स मुझे वो सारे के सारे क्लियर करने थे, इसलिए इस वीडियो को थोड़ा सा मैंने लेंथी कर दिया है, क्योंकि टॉपिक्स आगे भी अभी काफ़ी बचे हुए हैं, उनको भी एक्सप्लेन करना है। तो बहुत ज़्यादा मैं लेक्चर लेना नहीं चाह रहा था आप लोगों के लिए, और वैसे भी लेक्चर लेने में एक दिन का गैप तो हो ही रहा है, ठीक है ना, क्योंकि गैप इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने अपना पैटर्न बना रखा है कि क्या करता हूँ मैं, एक दिन में आपके जो हैं वो 11th के और 10th वगैरह के वीडियो बनते हैं, और दूसरे दिन में 12th और 9th वगैरह के वीडियो बनते हैं, तो इसमें एक दिन का गैप आ जाता है आपका। तो गैप से आप ये लेक्चर को मैं थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ, तो आपके पास मटेरियल भी है पढ़ने के लिए, ठीक है ना। वीडियो को आप देखिए, आराम से नोट करते जाइए, उसको समझिए, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो ठीक है ना, इसको कमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा। और अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो फॉर द मोटिवेशन आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट भी लिख सकते हैं, वो भी आप ध्यान रखिएगा। और वीडियो अगर ये आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आप जब भी हम वीडियो बनाते हैं तो उसके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। थैंक यू।